अध्यक्षों की कार्यशाला आज है। थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की कार्यशाला। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में ये कार्यशाला होगी। ब्लॉक अध्यक्ष प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा इसमें मौजूद रहेंगे। अध्यक्षों को जारी किए जाएंगे आई कार्ड। ब्लॉक बूथ मंडल अध्यक्षों को विशेष कार्ड दिए जाएंगे। कार्ड में दर्ज होगी अध्यक्ष की जानकारी। करीब 60,000 कार्यकर्ताओं को ये विशेष कार्ड जारी होंगे। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, नई नियुक्तियों को परिचय पत्र जारी होंगे, इसके अलावा क्या कुछ रहने वाला आज की बैठक में? बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बुलाया गया है। प्रदेश भर से कोई 400 ब्लॉक अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं पीसीसी में, और ऐसा पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है कि आईडी कार्ड उनको जारी किए जाएंगे। एक तरह से उनका सम्मान बड़ा बनाने की एक कोशिश है पार्टी की, ताकि चुनाव में वो बड़े हुए हौसले के साथ में जाएं, काम करें और पार्टी को जिताने में अहम भूमिका अदा करें। मेरे साथ में जियाउर रहमान है, जनरल सेक्रेटरी हैं पीसीसी के। जियाउर रहमान साहब, क्या मकसद है? आपको लगता है कि आईडी कार्ड के जारी करने से इनका हौसला बढ़ेगा, कुछ ज्यादा ताकत दिखाएंगे फील्ड में? बात आईडी कार्ड की नहीं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारी एक महत्वपूर्ण इकाई है, और जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और ब्लॉक से फिर जिला फिर प्रदेश, आप समझते हैं इस तरह से हिरार्की बनी हुई है। तो आई कार्ड देना तो उनको एक मान सम्मान देने की बात है, लेकिन हम लोग इलेक्शन मोड में हैं, ये सभी लोग नव निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो इनका मान सम्मान भी हो रहा है। और निचले स्तर पर ये लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और आने वाले चुनाव में विधानसभा में और उसके बाद लोकसभा में ये लोग पार्टी के लिए बेहतर काम करेंगे। लेकिन जनाब, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, इतना डिजिटली आप कार्ड दे रहे हैं। इतने सालों तक कांग्रेस को याद क्यों नहीं है कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है? संगठन चुनाव की जब घोषणा हुई, उसमें पहले मेंबरशिप हुई, सदस्यता अभियान चला, उसके बाद ये सब चीजें प्रोसेस में आई है, ठीक है ना। तो कहीं कोई आप ये देखिए कि हर जगह हमारे हर इकाई, चाहे मंडल हो, ब्लॉक हो, सब तैयार है। हम तो जाने को तैयार हैं चुनाव में, और चुनाव जीतने के लिए भी कांग्रेस तैयार है अपनी टीम के साथ। शुक्रिया। तो ये थे जियाउर रहमान जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो धरातल पर मेहनत कर रहा है, और इसी कड़ी में जो आईडी कार्ड जो दिए जा रहे हैं ये एक बहुत अहम कड़ी साबित होंगे। आरसी चौधरी, क्या इतने दिन में कार्ड बनाने वाले लोग थे नहीं, या सोच नहीं थी पार्टी की? सदैव कार्ड बनते रहे हैं। ये सदस्यता अभियान चलता है। सदस्यता अभियान के साथ में जो डिजिटल कार्ड हैं, जिसके साथ में बार कोड है, ये निश्चित रूप से जब डिजिटल क्रांति का संचार हुआ, जब क्रांति आगे संचार क्रांति बढ़ती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए पहले से भी कार्ड दिए जाते रहे, लेकिन ये डिजिटल कार्ड पहली बार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर बूथ का जो सदस्य है वो अपने बूथ का सक्रिय सदस्य चुनते हैं, पीसीसी के डेलीगेट चुनते हैं। और आप और हम सब ने देखा, इसी पीसीसी के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को राजस्थान के जो 52,000 बूथ हैं उनके कार्यकर्ताओं के संदेश से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आज ये जो संगठन का जो मुद्दा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज ब्लॉक के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो उनके साथ में पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी। लेकिन आरसी चौधरी, ये तो बताइएगा कि इनको कार्ड देने के बाद में इनका काम किस तरह से और ज्यादा बढ़ जाएगा? जिम्मेदारी कितनी इनके कंधों पर और ज्यादा आ जाएगी? सरकार की उम्मीद भी कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी कि चुनाव में ज्यादा काम करेंगे भाग दौड़ करके। क्या ये कार्ड कहीं टोल पे, कहीं और पे, दफ्तरों में भी काम आएगा इनके, ताकि इनके काम हो सके? मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की वेबसाइट है, उसके ऊपर हमारे जो पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनका लेखा जोखा है। जब मैंने आपसे गुजारिश की कि संचार क्रांति हो चाहे दूसरे जो माध्यम हो, जब उनका कई राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को ओबलाइज करने के लिए पार्टियां टोल पर एक कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं कि साहब आप दिखाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। कई जगह कहते हैं कि आप दफ्तर में फलाने नेता से मिलने जाएं, फला अफसर से मिलने जाएं तो कार्ड दिखाइए, आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा। तो आपको लगता है कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी इस कार्ड के जरिए? दाहिल साहब, ये कार्ड किसी अधिकारी और अफसर को दिखाने के लिए नहीं, ये अपना एक अनुशासन का रास्ता है। जब इनकी मीटिंग हो रही है ब्लॉक की, तो ब्लॉक का अध्यक्ष अपना, लेकिन मुतालबा तो इनका यही था कि साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई हमें तवज्जो नहीं देता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता गर्व के साथ में कह सकता है, क्योंकि ये कार्यकर्ता की सरकार है। ये जो सरकार है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की सरकार है। लेकिन एहसास अब करा रहे हैं आप एहसास अब करा रहे हैं जब चुनाव में मुश्किल से 6 महीने हैं। दाहिल साहब, ये आप अपने सवाल मेरे मुंह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि डिजिटल कार्ड पहली बार दिए जा रहे हैं। जब डिजिटल बारकोड के साथ में कार्ड बनने लगे, वो कांग्रेस दे रही है, लेकिन कार्ड पहले भी होते थे, लेकिन वो हस्तलिखित होते थे। ये उसकी अपनी एक पहचान का कार्ड है।
संगठन के अंदर पहचान का कार्ड है, किसी भी संगठन के किसी भी पदाधिकारी से मिलता है, जहाँ पे कोई अगर उसके अनभिज्ञता है तो उसके लिए है। इनकी क्या जिम्मेदारियां तय की जाएगी बाबूलाल कार्ड देने के अलावा? क्योंकि मुख्यमंत्री सीएमआर और सीएमओ तक उसका सीधा संवाद है। हमारे ये बताओ, ब्लॉक पे आपका ब्लॉक का अध्यक्ष है, हर विधानसभा में 2 ब्लॉक हैं, 200 में 400 हो गए, 400 को आपने यहाँ पर न्योता दिया, सब यहाँ पर आए हैं। आज आप उनको कहेंगे क्या कि अब जाकर के ये कीजिएगा फील्ड में? आज जो 400 ब्लॉक अध्यक्ष आए वो महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं थी, आज जो 1,80,00,000 लाभार्थी जो इस योजनाओं के माध्यम से लाभार्थी बने हैं, 15 लाख परिवार आज भी बच गए हैं। उन 15 लाख परिवारों तक हम कैसे पहुंचे, कैसे बेहतरीन माध्यम हो सकता है, ये उनका फीडबैक रहेगा। जो योजनाएं गई उसके बारे में वो क्या कहते हैं, जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये जनता के और सरकार के बीच की योजक कड़ी है। उनके कुछ सुझाव होंगे सरकार की और जो नीतियां हैं किस प्रकार से बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। सुझाव कहाँ भेजेंगे? पीसीसी में भेजेंगे? कोई कंट्रोल रूम बनाया आपने, या आपके जो यहाँ का जो सिस्टम है वही फॉलो करेगा तमाम चीजों को? यहाँ पे जब राष्ट्रीय प्रभारी यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय सह प्रभारी यहाँ पे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं, तो ये उनका जो संवाद है, जिस जगह पे उनकी समस्याओं का समाधान होगा उसी स्थान पे ये तमाम समस्याएं पहुंचेंगी। शुक्रिया। तो ये थे आशीष चौधरी, और कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है, और उसके बाद में जब ये पदाधिकारी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं जब ये जाएंगे बैठक में का हिस्सा होंगे, तब बहुत सारी बातें होंगी। मोहन प्रकाश आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनसे बात करते हैं। मोहन प्रकाश जी, कितना बड़ा दिन है ब्लॉक अध्यक्षों के लिए, आज आप उनको डिजिटल कार्ड दे रहे हैं। ऐसा है कि ये हमारे अग्रिम मोर्चे के सेनापति हैं और अब सामने चुनाव शुरू है, तो इसलिए आज सबका यहाँ इकट्ठे होना और यहाँ से हमारे जो प्रभारी हैं और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनका संदेश लेकर वो इस युद्ध की शुरुआत करें। मूल इकाई है कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति के समय जी बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, इस बैठक को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा, आज से 3 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज शाम को राष्ट्रपति का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। राजभवन में रुकेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीकर में कल दोपहर खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगी। पूजा अर्चना के बाद 3 बजे फिर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएगी। 14 जुलाई को राष्ट्रपति का विधानसभा में उद्बोधन होगा। सीपीए कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। आरआईसी में सीपीए कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से भोज का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर हत्या मामले में बड़ा अपडेट। कुलदीप मौत मामले में धरने पर बैठे परिजन मांगों को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। आरोपियों के घर दबिश देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कल कुलदीप जगीना की मौत हो गई। कुलदीप मौत मामले में धरने पर परिजन बैठे हैं। ये भरतपुर हत्या मामले में अपडेट है। मांगों को लेकर मोर्चरी के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हैं। भरतपुर में दीपक हमारे साथ भरतपुर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, क्या कहना है इन परिवार वालों का, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या इनसे बातचीत के लिए कोई पहुंचा है? देखिए आसिफ, इस वक्त मैं मोर्चरी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मृतक कुलदीप है उसके परिवारजन हैं, गांव के लोग हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के सामने रखी हैं। उनका कहना है कि मुख्य आरोपी जो है इस हत्याकांड के पीछे, उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके घर पर दबिश दी जाए। उनको लेकर के पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद हैं मोर्चरी पर, उनसे उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके बाद अब वो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है इनकी और ये क्यों बैठे हुए हैं। हम लगातार ये पुलिस के अधिकारियों से भी इनसे बात करेंगे। अब क्या मांग है आपकी, आप मोर्चरी के बाहर बैठे हुए हैं? कल
एक हत्याकांड हुआ था जयपुर वाले हाईवे पे अमूरी टोल पे कुलदीप जगीना हत्याकांड, जो कि बहुत निर्मम हत्याकांड हुआ था। आज उस हत्याकांड को 24 घंटे हो चुके हैं। पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमों को पकड़ा था, जो कि हायर किए हुए बदमाश थे, जिनको किराए पे पैसे देके हायर किया गया था। जबकि इस घटना के मेन मुलजिम रविंदर जगीना, आदित्य जगीना, पंकज जगीना और तुम्हारा लोकेंद्र मालीपुरा, इन चारों के घर पे कल से लेके आज तक 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन का सिंगल कांस्टेबल भी उनके घर पे दबिश देने के लिए नहीं गया है। कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है, ना उनके घर पे कोई दबिश दी जा रही है। जबकि मजिस्ट्रेट साहब का ये कहना है कि मैंने कुलदीप जगीना और विजयपाल को दोनों को यहाँ पे किसी आदेश से नहीं बुलाया है, किसी तारीख पे नहीं बुलाया है। एपीपी साहब से मिलकर इन्होंने जयपुर जिला आदेश भिजवाए जो कि फर्जी हैं। उस आदेश के बेस पर कुलदीप और विजयपाल दोनों को जयपुर से यहाँ भरतपुर लाया जा रहा था, जो कि रोडवेज बस से लाया जा रहा था। कुलदीप ने 3-4 दिन पहले एक तहरीर भी दी थी। उस तहरीर में ये भी बोला था कि मेरी जान को खतरा है और मेरी जो भी तारीख है, मेरे जो भी बयान लिए जाएं वो वीडियोग्राफी से मेरे बयान लिए जाएं। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए जबकि कुलदीप जगीना जयपुर से जैसे ही चलता है तो बस्ती पे आते ही कुलदीप जगीना पुलिस वालों को सूचित करता है कि मेरे को शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उन सब चीजों को दरकिनार करता है। किसी आला अधिकारी को उन्होंने मैसेज किया था, नहीं किया था, ये तो उन्हीं को पता होगा। बस हमारा एक ही चीज का कहना है कि जो इस हत्याकांड के मेन आरोपी हैं, जब तक पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हम तब तक इस पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और ना ही इस सबको हम अपने पास रखेंगे। और इस हत्याकांड के पीछे किन आला अधिकारियों का हाथ है, इस हत्याकांड के पीछे कौन नेता मिले हुए हैं, किसकी साजिश पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है इस हत्याकांड के पीछे भरतपुर से लेके जयपुर जेल तक सब प्रशासन को टैकल किया गया है। तो कोई कांस्टेबल का इतना ओहदा नहीं है तो वो जयपुर जेल को भी हैंडल कर ले, पुलिस प्रशासन को भी हैंडल कर ले, जो पुलिस प्रशासन को साथ मिला रहा है उनको भी हैंडल कर ले और यहाँ कोर्ट के एपीपी वगैरह को भी हैंडल कर ले। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी आला अधिकारी या फिर किसी राजनीतिक आदमी का हाथ है। तब तक इस सब चीज की सच्चाई हमारे सामने नहीं आएगी। आज ये युवा समाज बैठा हुआ है, ये भाईचारा बैठा हुआ है, तब तक यहाँ से हटेगा नहीं। आप मीडिया क्या दीपक, जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्होंने जिन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं उनके नामों की एफआईआर दर्ज करवाइए, पुलिस के पास गए हैं जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं? जाने वाला नहीं है। आपसे मीडिया एक चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपका जो सवाल है इसमें मैं इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, उद्योग नगर थाने में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसको लेकर के मामले पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है। अच्छा, पुलिस के अधिकारियों से आपकी बात हुई, पुलिस के अधिकारियों का क्या कहना है? पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई। पुलिस के अधिकारियों ने हमसे ये कहा है कि ये मामला संज्ञान में लिया जा रहा है। इससे पहले जब कृपाल जगीना हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे कोई भी कार्रवाई एफआईआर की बेस पर नहीं की गई थी। एफआईआर होने से पहले ही कुलदीप जगीना के घर वालों को, विजय पलोवार के घर वालों को, यहाँ तक कि लेडीजों को 36 घंटे कस्टडी में रखा गया था। तब उन्होंने एफआईआर के बेस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर एफआईआर के बेस पर इनको कार्रवाई करनी थी तो आज भी हमारे भाई जेल में डले हुए हैं, 1 साल उनको जेल में हो गया। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस बेस पर क्यों नहीं कर रहा है? रविंदर ने किस तरीके से अधिकारियों को हैंडल कर रखा है, इसके पीछे कौन है, ये सब आपके माध्यम से हम पता लगाना चाहते हैं। आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप पे ऐसा क्या दबाव है, इस भाईचारे से ज्यादा क्या दबाव है? आप इस न्याय अन्याय की लड़ाई को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अन्याय का साथ क्यों दे रहे हो? बस हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से यही निवेदन है, यहाँ शांति से अपना भाईचारा बैठा हुआ है। जब तक पुलिस प्रशासन हमको इन मेन मुलजिमों से किसी की गिरफ्तारी नहीं देगा, हम इस सबको ना लेंगे और ना इसका पोस्टमार्टम होने देंगे। तो क्या बातचीत के लिए दीपक कोई आया है यहाँ पर? इनकी जो मांग है उनको जब तक देखिए, अभी तक बातचीत के लिए कोई यहाँ पर नहीं आया है। पुलिस के जो यहाँ की जो सीओ सिटी है नगेंद्र, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार इनसे संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो पुलिस की टीम है वो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही है, लेकिन इनका कहना है, इन्होंने जो अपनी मांगें बताई हैं इनका कहना है कि जब तक उन मांगों पर कोई विचार पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, जब तक हम लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इनका कहना है जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, इसमें 3 रिपोर्ट अलग अलग
दर्ज हुई है। एक उद्योग नगर थाने में जो कुलदीप के परिजन है उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो हलैना थाने में जो टोल प्लाजा के कर्मचारी हैं उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। और तीसरी जो रिपोर्ट है वो पुलिस के दौरान जो मुठभेड़ हुई पूर्व दावल थाने में दर्ज कराई गई। ये अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई है। जी दीपक, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर दौसा से, महुआ में संजय गुर्जर मौत मामला। महुआ थाना पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक संजय के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही है। घटना के बाद मौके पर कारतूस भी मिले। इस मामले की भी जांच चल रही है। कल महुआ डीएसपी ने संजय के 3 गोली लगने का बयान दिया था और इसी से जुड़े ये सवाल हैं घटनास्थल पर कारतूस आखिर कहां से आया? क्या किसी ने कारतूस जेब में रखे थे? क्या घटनास्थल के पास हवाई फायरिंग हुई थी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, संजय गुर्जर की मौत आखिर कैसे हुई? तो संजय गुर्जर की मौत के मामले में कई गंभीर सवाल हैं, जिनमें आखिर घटनास्थल पर कारतूस पहुंचा कैसे? क्या किसी ने कारतूस जेब में रखे थे? क्या घटनास्थल के पास हवाई फायरिंग हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर संजय गुर्जर की मौत कैसे हुई? कल एक संजय गुर्जर की दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के आज अभी बॉडी सुपुर्द कर दी है। प्रथम दृष्टया वो दुर्घटना का माना गया है। उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। वहाँ एक कार्टेज मिला था 12 बोर का, तो उस संबंध में भी जांच कर रहे हैं। और आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यही है कि संजय गुर्जर के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है और जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और अब अमरपुर गांव में शव को लाया गया है, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन अब पुलिस ने अपना एंगल बदला है। पहले पुलिस इस पूरे प्रकरण को कल देर रात तक ये मान रही थी कि गोली लगने से मौत हुई है और पुलिस के डीएसपी ब्रजेश कुमार ने बयान दिया था कि मृतक के 3 गोली लगी हैं, एक सीने में गोली लगी है और 2 पैरों में गोली लगी है। लेकिन उसके बाद से जैसे ही एक्सरा रिपोर्ट आई तो उसमें गोली कहीं पर भी दिखाई नहीं थी। तो उसके बाद में पुलिस ने अपना एंगल बदला है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और पुलिस का कहना है कि ये प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट का मामला हो सकता है। इस एंगल से जांच की जा रही है। तो मौके पर कारतूस मिला है, उस मामले में भी जांच की जा रही है। क्या मृतक व्यक्ति के पास, मृतक युवक के पास कारतूस था या फिर जो टक्कर मारने वाली जीप है उसमें सवार लोगों के पास कारतूस था या फिर वहां पर कोई हवाई फायर हुआ था? ये पूरे एंगल की जांच की जा रही है कि आखिर वहां पर कारतूस कैसे पहुंचा, कारतूस किस व्यक्ति के पास था, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस अभी तक यही पता नहीं लगा पाई है कि वो जो टक्कर मारने वाली जीप थी उसमें कितने लोग थे और वो बदमाश किस्म के लोग थे या फिर कोई सामान्य प्रवृत्ति के लोग थे और वो अब कहाँ पर हैं। इस तरह के किसी प्रकार की पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का ये कहना है कि कल फायरिंग की जो बात कही गई थी वो फायरिंग का एंगल एक्स्ट्रा रिपोर्ट के बाद में नहीं आया है। ऐसे में अब पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मान रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और लंबे समय के बाद सचिन पायलट पीसीसी पहुंचे। रंधावा डोटासरा के साथ सचिन पायलट, तीनों के बीच डोटासरा के कक्ष में बातचीत हो रही। मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, बीडी कल्ला भी मौजूद हैं। पायलट अब पार्टी में सक्रिय नजर आने लगे। तो सचिन पायलट एक लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद
पीसीसी पहुंचे हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद है, हरीश चौधरी भी मौजूद है, मोहन प्रकाश भी मौजूद है, मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद है। कल धरने में भी, मौन प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे और आज पीसीसी पहुंचे, तो साफ तौर पर एक संकेत देने की कोशिश कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक है और अब किसी तरीके का बड़े नेताओं के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। ये तस्वीरें सचिन पायलट की पीसीसी दफ्तर की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।